अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टोटल सेकेंड ईयर में 10 चैप्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक्स मीन्स इन रेस्ट. So we can define electrostatics as it is a branch of physics in which we deal with electric charges in rest under the action of the electric forces. Electric force की existence या इसका origin still unknown है. बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स होती क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखती है इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. हमारी बॉडी भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है. सो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ. इस वीडियो में हम आज कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और साथ में फील्ड्स ऑफ फोर्सेस के टॉपिक को. सो आज हमने 2 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने हैं. सबसे पहले कूलम्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं. कूलम्स लॉ ये 40 कूलम ने ये लॉ प्रेजेंट किया था. बेसिकली 40 कूलम ने इस लॉ में क्या बताया था? ही स्टेट्स दैट, या हम कूलम्स लॉ को इस तरह से इसके स्टेटमेंट कर सकते हैं. दिस इज़ अ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट इज़ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. चार्जेस लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं. यानी कि लाइक चार्जेस मीन सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव. अनलाइक मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. सो कूलम्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और इट इज़ द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. किन के डिस्टेंस किन के दरमियान में है? चार्जेस के दरमियान में है. फोर्स कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो ये इक्वालिटी का साइन आएगा और साथ में कांस्टेंट आएगा के. ठीक है. जो के जो कांस्टेंट है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. के की जो यूनिट्स हैं वो इस इक्वेशन से ड्राइव की जा सकती हैं. और के की यूनिट्स किस तरह से ड्राइव की जा सकती हैं मैं यहाँ पे ड्राइव करके बताती हूँ. सबसे पहले according to Coulomb's law, force is directly proportional product of charges, magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them. अब इसके इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2. मैंने Q1 Q2 लिए हैं, कोई भी 2 चार्जेस ले सकते हैं. स्क्वायर. अब हम लोगों ने के की यूनिट ड्राइव करनी है. फोर्स की यूनिट जो होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. के की हमने ड्राइव करनी है. ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है. चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम. तो ये भी कूलम है, इसकी भी कूलम होगी, तो ये दोनों कूलम स्क्वायर हो जाएंगे और ये जो आर है ये मीटर स्क्वायर. तो के की यहाँ से यूनिट क्या निकल आई? न्यूटन. ये मीटर के यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई और ये इसको हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है. और के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और ये के की वैल्यू है. और के जो होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू होती है 8.85
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट डिफरेंस होती है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम 4 और पाई की वैल्यू और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें, उसको 1 के साथ डिवाइड करें तो के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने के की ये वैल्यू निकाल लिया है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है, ये इसकी यूनिट्स लिखी हुई हैं, ये एसआई यूनिट्स हैं, ये सारी सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स हैं। सो कूलम फोर्स, अब फ्री स्पेस में अगर हम कूलम फोर्स को डिस्कस करें तो वहाँ पे हम लोग के का ये वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे के की। इस वाली इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करने के बाद फोर्स इसके इक्वल आ गई। अब हम लोगों ने थोड़ा सा कूलम्स लॉ को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करना है कि अगर दो चार्जेस हों Q1 और Q2 तो फोर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर तो Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा हो, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, तो उसको डिनोट करेंगे F21 से। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी डिनोट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 एज F21 एंड दैट ऑन चार्ज Q1, और इसी तरीके से अगर Q1 में Q2 की वजह से फोर्स लगेगी तो उसको डिनोट करेंगे F12 से। ठीक है। ये देखें यहाँ पे F12 और F21 दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के इक्वल किया गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन देखें, ए की डायरेक्शन इस तरफ है, ए की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों की डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को, यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। ठीक है। अगर ये वाली फोर्स F12 और F21 को हम कूलम्स लॉ की यानी कि इस वाली इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो वो किस तरह से होगी। F21 को हमने लिखा और F12 को लिखा, ये सारी चीज़ तो सेम होगी, लेकिन जो फोर्स है वो बेसिकली क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ज़रूरी होता है कि यूनिट वेक्टर उसके साथ डिस्क्राइब किया जाए, जो कि यूनिट, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ हमें मैग्नीट्यूड दे रही है, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो डायरेक्शन को हम डिनोट करने के लिए कोई भी पोजीशन वेक्टर R ले लेते हैं, जनरल पोजीशन वेक्टर R। तो यहाँ पे R21 लिया गया है F21 फोर्स के लिए, और R12 यानी कि जो फोर्स होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है। फिर अब ये हम लोगों ने कूलम फोर्स जो है डायरेक्ट, उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया और डायरेक्शन भी देख लिया। अब अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम हो, कोई भी मटेरियल मीडियम हो, तो उसके लिए एप्सिलॉन R आता है, यानी कि ये वाला, और यहाँ पर उस सब के लिए डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वैल्यू लिखी गई हैं। इस कांस्टेंट एप्सिलॉन R को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ER से। वैक्यूम के लिए ये 1 होता है, यानी कि फ्री स्पेस के लिए ये इसकी वैल्यू 1 होती है। और जब कोई अदर मटेरियल होगा, यानी कि अदर देन वैक्यूम, तो उसके लिए ये इक्वेशन जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है। यानी कि फ्री स्पेस के साथ दूसरा कांस्टेंट भी आ जाएगा एप्सिलॉन R का। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 12.1। एग्जाम्पल में क्या उन्होंने कहा है, दो चार्जेस हैं Q1, एक का मैग्नीट्यूड है 100 माइक्रोकूलम, दूसरे का है 50 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड इन XY प्लेन, दो चार्जेस हैं XY प्लेन में। एट पोजीशन R1 इक्वल्स टू 3J कैप एंड R2 इक्वल्स टू 4I कैप रिस्पेक्टिवली। 3J कैप इट मीन्स इट बिलोंग्स
y axis and it alongs x axis रिस्पेक्टिवली। ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर की। ये r2 जो है, ये पोजीशन वेक्टर जो है, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर है 12.1। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 12.1। दो पोजीशन वेक्टर्स हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक है r1, यानी कि r1 जो है वो है 3j कैप। j कैप का मतलब ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, और r2 जो है वो है 4i कैप, यानी कि ये वाला यहाँ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा q2, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा q1। ठीक है, ये है r2 और ये है r1। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इन एक्स वाई प्लेन्स देयर आर टू चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। q1 जो है वो है 100 माइक्रोकूलम का, ये वाला चार्ज जो है ये है 100 माइक्रोकूलम का, और ये वाला चार्ज जो है ये है q2 चार्ज जो है ये है 50 माइक्रोकूलम का। दो चार्जेस हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के। q2 जो है वो पड़ा हुआ है 4i कैप इन पोजीशन, इतनी पोजीशन वेक्टर में पड़ा हुआ है, और जो q1 चार्ज है वो इतने पे है। अब हम लोगों ने फाइंड बेसिकली क्या करना है, उन्होंने कहा है वेयर द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मीटर्स, इनके डिस्टेंसेस मीटर्स में है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन q2, हम लोगों ने फोर्स ऑन q2 फाइंड करनी है। फोर्स ऑन q2 का मतलब हमने अभी डिस्कस किया है, अगर q2 पे फोर्स लग रही है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है q1 की वजह से, q1 की वजह से अगर q, और जब भी हम लोगों ने फोर्स की डायरेक्शन शो करनी होती है उसको हम लोगों ने उन दोनों चार्जेस के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन को शो करना होता है। अब हम लोगों ने q2 पे फोर्स फाइंड करनी है q1 की वजह से, यानी कि F21 कैलकुलेट करना है। F21 कैलकुलेट करने के लिए हमने F21 अभी देखा था किसके इक्वल था, F21 इक्वल्स था k q1 q2 ओवर r स्क्वायर r21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस वाले पोजीशन वेक्टर r21 की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं दी, q1 q2 दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई पोजीशन वेक्टर की, ये यूनिट वेक्टर की। हम लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें r भी नहीं दिया हुआ, हम लोगों ने r मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम r21 कैलकुलेट कर लेते हैं। r21 कैसे कैलकुलेट होगा, r21 के लिए r2 में से r1 को माइनस करेंगे, तो r21 इक्वल्स टू हो जाएगा r21 इक्वल्स टू r2 माइनस r1। r2 जो था वो इक्वल है 4i कैप के माइनस 3j कैप। ठीक है, अब r21 निकल आया, लेकिन ये एक पोजीशन वेक्टर है r21, हमें क्या चाहिए, r का स्क्वायर चाहिए और यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर r21 यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलेगा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, जो x वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो y वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और फिर उनका अंडर रूट। सो r21 या हमारा r, यानी r21 मतलब ये वाला डिस्टेंस, यानी r21 का मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो ही ये r है, क्योंकि हम लोगों ने
जब कूलम्स लॉ में डिस्क्राइब किया था, तो आर वो डिस्टेंस है जो उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ठीक है, सो R21, अब यहाँ पर हम लोगों को ये वाला जो R है वो यही R21 की वैल्यू है। तो R21 का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस इसके y वाला कंपोनेंट यानी कि -3 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। ये R21 बेसिकली इक्वल है R के। अब R भी निकल आया, और R21 किस तरह से निकालेंगे, ये जो वेक्टर है ये वाला 4i कैप -3j कैप ये, और इसका ये मैग्नीट्यूड 5 के साथ डिवाइड करेंगे, ये भी निकल आएगा, यूनिट वेक्टर भी निकल आया। अब हमारे पास तकरीबन ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, सारी वैल्यूज़ इसमें पुट ऑन करेंगे तो फोर्स हमारी जो निकलेगी वो जब कैलकुलेट करेंगे यूनिट वेक्टर भी होगा तो ये फोर्स हमारी एक वेक्टर की फॉर्म में आएगी। फिर हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड के लिए फिर उसी तरीके से एक्स वाला कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई वाला कंपोनेंट का स्क्वायर, होल का मैग्नीट्यूड, और फिर डायरेक्शन के लिए जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, लाइक हम फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो वो इक्वल हो जाएगी tan इनवर्स एफ वाई वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एफ एक्स वाला कंपोनेंट। ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, उन्होंने सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं की। नेक्स्ट है फील्ड्स ऑफ फोर्स। हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी है, वो क्या चीज़ थी, कूलम्स ने उस इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कूलम्स लॉ प्रेजेंट किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स। हम लोग ने पीछे फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, और वहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी। यहाँ पे हम लोगों ने कूलम्स का पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इनका बेसिकली ओरिजिन क्या है ये क्वेश्चन स्टिल अननोन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या है, ये सारा माइकल फ्राइडे ने डिस्क्राइब किया था इन 1791 टू 1867। उसने क्या कहा था कि कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है ये प्रॉपर्टी कि वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ओरिजिन, उसके इर्द गिर्द एक ऐसा ओरिजिन है जिसमें जब भी कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स उसके ऊपर लगती है। अगर उसके ओरिजिन में अगर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ये देखें इस तरह से, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, उसके आसपास इस तरह का ओरिजिन है जहाँ पे जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है Q, इसी जब ये चार्ज दूसरा चार्ज आएगा इसके ओरिजिन के करीब करीब तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू Faraday's theory, it is the intrinsic property of nature that an electric field exists। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है। सो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड भी कहते हैं, फोर्स फील्ड भी कहते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग फील्ड लाइंस के हेल्प से भी डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे। और इसके लिए ये इक्वेशन जो है ये दी गई है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E=F/Q होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, फील्ड की स्ट्रेंथ होती है कि फील्ड जो है
वो मतलब अगर तो चार्ज के इर्द गिर्द होगा तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ इर्द गिर्द वाले ओरिजिन में, इर्द गिर्द वाली स्पेस में फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे जो दूर होता जाएगा और स्पेस दूर होगी इस चार्ज से, तो वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ये जो डॉट्स यहाँ पे लगाए गए हैं ये यही शो कर रहे हैं कि चार्ज के इर्द गिर्द यानी कि करीब करीब जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक हो गया।